हाय एवरीवन। इस सीरीज़ में हम पटवारी के आए हुए सारे इंग्लिश के क्वेश्चंस कवर अप करेंगे जो आपके फॉरेस्ट एग्ज़ाम है और अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल रहेगा। कुछ टॉपिक्स रिवाइज भी होंगे आपके और कॉन्सेप्ट्स भी आपको कवर अप होंगे, क्लियर होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, in the following question, a sentence has been given in direct and direct speech. Out of the four alternatives suggested, select the one which best expresses the same sentence in indirect and direct. So the question दिया हुआ है, I won't keep you more than a few minutes, he told his father. He, तो इसको हम को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। डायरेक्ट में हमें गिवन है ये, ही टोल्ड हिज फादर दैट ही वॉन्ट दिया हुआ, दैट मीन्स विल नॉट दिया हुआ है। विल नॉट को हमको यहाँ पे ये वुड नॉट में कन्वर्ट किया गया हुआ है। वुड नॉट कीप हिम मोर देन अ फ्यू मिनट्स। दिस इज़ द करेक्ट आंसर, सेकंड वन। बाकी मैं यहाँ पे ये वुड नॉट कर दिया है, लेकिन कीपिंग हिम यहाँ पे वर्ब फॉर्म चेंज कर दी गई है तो ये नहीं होगा। यहाँ पे भी वर्ब फॉर्म चेंज कर दी गई है तो ये नहीं होगा। हमें वर्ब फॉर्म चेंज नहीं करना, इससे जो मेन वर्ब है उसको ही चेंज करना है। यहाँ पे वांट का वांट ही रखा हुआ है तो ये भी कंसिडर नहीं किया जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट from the given option choose the one that gives the correct combination of the word that fits in the blanks. In a large scale earthquake, the temperature of the sleeping zones can dash so high as to cause some of the compounds within the sleeping zone to dash or completely decompose. तो यहाँ पे कंपैरिजन भी किया जा रहा है और हमको इसको फिलअप करना है। तो पहले तो मॉडल वर्ब्स जो होती हैं कैन, शैल, मस्ट, कुड, ये शुड, ये सब के बाद क्या होता है, हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। तो यहाँ पे या तो फर्स्ट फॉर्म आता है या थर्ड फॉर्म आता है। तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, रीच आएगा। इन अ लार्ज स्केल earthquake, the temperature of the sleeping zone can reach so high so as to cause some of the compounds within the sleeping zone टू दिया हुआ। टू के बाद क्या आएगा यहाँ पे, टू डैश और कम्प्लीटली डिकम्पोज। यहाँ पे और से कंपैरिजन हो रहा है, कम्प्लीटली दिया हुआ है तो जिस फॉर्म में कम्प्लीटली दिया हुआ उस फॉर्म में ही हमें यहाँ पे उसके कंपैरेटिवली चीज़ पुट करना होगी। जैसे कि यहाँ पे पार्शियली दिया हुआ है, तो दिस वन इज़ दी करेक्ट। नेक्स्ट दिया हुआ है, सेलेक्ट द मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। अ पाइप ड्रीम, पाइप ड्रीम मतलब होता है कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा आइडिया जो इम्प्रैक्टिकल है बहुत ज़्यादा, तो उसका यही होगा, कोई ऐसा आइडिया जो बहुत इम्प्रैक्टिकल है ना। ऐसी चीज़ कुछ सोचना, ऐसा कुछ प्लान अपने माइंड में बनाना, तो ये ईडियम का यही आंसर होगा। नेक्स्ट वन इज़ इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ सेंटेंस हैज़ बीन गिवन इन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच out of the four alternatives suggested, select the one which best expresses the same sentence in indirect and direct speech। तो सेम क्वेश्चन है, हमको पता करना है किस में क्या दिया हुआ, डायरेक्ट में दिया है कि इनडायरेक्ट में, उसको कन्वर्ट करना है। विशाल त्यागी said to the blacksmith, विल यू मेक द हैमर अवेलेबल टू मी। ये क्वेश्चन फॉर्म में है तो यहाँ पे हम इफ़ या वेदर यूज़ करते हैं। क्वेश्चन फॉर्म में जब रहता है तो यहाँ पे दिया हुआ है, विशाल त्यागी asked the blacksmith if he would make the hammer available to him, है ना। दिस इज़ द करेक्ट वन। बाकी क्यों नहीं होंगे, यहाँ पे देखिए, विशाल त्यागी asked the blacksmith that if would, यहाँ पे जो ही है हमेशा इफ़ के बाद ही यहाँ पे प्लेस किया जाएगा, तो ये वाला नहीं होगा। विशाल त्यागी आज द ब्लैक स्मिथ दैट ही वुड, यहाँ पे इफ़ तो है ही नहीं, क्वेश्चन मार्क भी नहीं है, वो यूज़ नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे वो नहीं होगा, ये वाला रॉन्ग है। विशाल त्यागी आज द ब्लैक स्मिथ इफ़ ही विल, यहाँ पे वर्ब की फॉर्म चेंज नहीं की गई है तो ये वाला भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। दिस वन इज़ द राइट वन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज़ नो डाउट दैट द जियोथर्मल पावर इज़ एन एक्सेलेंट डैश टू ऑयल एंड गैस। यहाँ पे कंपैरिजन किया जा रहा है किसका, जियोथर्मल पावर का, जो सबसे एक्सीलेंट मतलब बेस्ट से भी ऊपर है, किससे है, ऑयल एंड गैस से कंपैरिजन करके उसको प्लेस किया जा रहा है। तो यहाँ पे हम
ऑयल एंड गैस के अल्टरनेटिव, सब्स्टिट्यूट के रूप में नहीं, अल्टरनेटिव के रूप में इसको पुट किया जा रहा है, तो यहाँ पे अल्टरनेटिव ही इसका करेक्ट होगा। दिस वन इज द राइट वन। Now moving to the next. In the following question, out of the four alternative, choose the one that can substituted for the given group of word. An object which is thought to bring good luck. कोई object जो उसके लिए प्लेस किया जाता है, रखा जाता है कि हाँ इससे हमको गुड लक लाएगा, हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में गुड लक लेकर आएगा, तो वो ऑब्जेक्ट क्या है? दैट इज़, इसको बोलता है टैलिस्मैन, उसको ये कहा जाता है ना। तो दिस इज़ द करेक्ट वन। फाइंड द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द गिवन ब्लैंक स्पेस विच कैन मेक द गिवन सेंटेंस ग्रामेटिकली और कॉन्टेक्सचुअली करेक्ट। शी इज़ ऑलवेज बीन डैश अराउंड डॉग्स। तो यहाँ पे बीन दिया हुआ है, बीन के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, या तो फिर कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब, है ना, एडजेक्टिव ही लाया जाएगा जो कोई उसकी कोई क्वालिटी को शो करना चाहता है, वो चीज़ दिखाई जाती है हमेशा बीन के बाद। तो शी इज़ ऑलवेज बीन, वो हमेशा क्या होती है? डॉग्स, जब उसके डॉग्स आसपास रहते हैं तो वो हमेशा क्या होती है? तो उसका आंसर क्या होगा? रिलीव, स्केयर। स्केयर नहीं आएगा, बीन के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आएगा, तो स्केयर्ड होता तो हम डर जाती है तो हम वो पुट कर सकते थे, स्केयर नहीं आएगा। परफेक्टली तो होगा नहीं, तो ये वाले तो ओमिट हो गए, है ना। द राइट आंसर इज़ नर्वस, वो हमेशा नर्वस हो जाती है जब डॉग्स उसके अराउंड होते हैं। Select the correct form of indirect speech for the given sentences. He said to me, I will teach you the lesson. ये हमें डायरेक्ट में दिया हुआ है, इसको हमको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। He said to का हो जाएगा told. He told me that he, सब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे प्लेस किया जाएगा। He would, will का हो जाएगा यहाँ पे would teach me the lesson. दिस इज़ द राइट वन। यहाँ पे सेड टू का कन्वर्ट ही नहीं किया हुआ है, तो यहाँ पे ये तो होंगे नहीं, दोनों ओमिटेड हैं। अब इसमें क्या, इसमें देखो ये मेन वर्ब जो विल है उसको चेंज नहीं किया गया, तो ये भी नहीं होगा। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। हमें ग्रामेटिकल एरर इसमें फाइंड करना है। सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स from straws to retail bags is illegal in Vermont by summer 2020। अब यहाँ पे पूरा एक मतलब सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स की बात की जा रही है, स्ट्रॉस की बात की जा रही है, बैग्स की बात की जा रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं प्लूरल फॉर्म में है, उनका यूज़ किया जा रहा है, उनके बारे में उनका बैन का बात किया जा रहा है। तो यहाँ पे इस जो है ये यहाँ पे एरर है, तो दिस वन इज़ द राइट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव select the alternative which best express the meaning of the idiom and phrase. Wear the green willow. Wear the green willow मतलब होता है दुखी होना, to grieve for lost, नॉट मतलब कोई चीज़ हमें जो रिटर्न में उस फॉर्म में नहीं मिल रही है, और मेनली ये होता है कि लव्ड वंस के आए हमारे कुछ ऐसा चीज़ है जो हम बहुत प्यारी है, हमें प्यारी थी, अब वो हम उससे दुखी हैं कि हमारे पास नहीं है, हमें उस फॉर्म में जो हम चाह रहे हैं मिल नहीं रही है, तो उसके लिए होता है सफ़र करना, है ना। वी आर द ग्रीन विलो, सफ़र अनरिक्वेटेड लव। अनरिक्वेटेड लव मीन्स जो चीज़ हमें उसको वैसे ही वापस नहीं मिल पा रही है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, वो पर्सन है नहीं या फिर इस दुनिया में, या उस काइंड ऑफ सेंस में इसको यूज़ किया जाता है। सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। तो यहाँ तो कोई तो खैर आप अंडरस्टूड है, हाइजीन, इसमें HYGI होना चाहिए, है ना, HYGI पहले प्लेस किया जाएगा, ENE, हाइजीन। दिस वन इज़ द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस ब्रैकेटेड बिलो आर गिवन अल्टरनेटिव, सो द ब्रैकेटेड पार्ट विच में इम्प्रूव द सेंटेंस चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। In case no improvement is required, choose no improvement as an option. So let's check it. She had been at a too great distance to hear, I repeated every word. बहुत दूर थी वो मेरे, मतलब डिस्टेंस बहुत ज़्यादा था, तो मेरे को अपने हर वर्ड को बार बार रिपीट करना पड़ा। तो as she had been at too great मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे थी,
टू ग्रेट अ डिस्टेंस, है ना। अ डिस्टेंस मतलब पर्टिकुलर नहीं पता कितना है, तो वहाँ पे यूज़ किया हुआ आर्टिकल कि कुछ डिस्टेंस पे थी। दिस वन इज़ द करेक्ट वन। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेंटेंस हैज़ बीन गिवन इन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, इसको भी हमें कन्वर्ट करना है। लाइक सी, देयर इज़ अ लेडी wanting to see you, said the butler to the man। तो the butler told, said है तो यहाँ पे told आएगा। the butler told the man that there was, इसका हो जाएगा convert was। हमेशा जो मेन वर्ब रहती है वो पास्ट फॉर्म में जाती है। इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में हमेशा पास्ट फॉर्म में ही कंसिडर किया जाता है वर्ब को, चाहे किसी भी फॉर्म में दिया हो हमको उसको पास्ट में ले आना, और पास्ट में दिया हो तो उसको हमें पास्ट परफेक्ट में ले जाना होता है। हाँ, तो द बटलर टोल्ड द मैन दैट देयर वॉज अ लेडी वांटिंग टू सी हिम। बाकी हमें चेंजेस नहीं करना होता, सिर्फ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को चेंज करना होता है। तो दिस वन इज़ द करेक्ट। बाकी क्यों नहीं होंगे? द बटलर टोल्ड द मैन दैट देयर वॉज अ लेडी वांट टू सी हिम, इसमें इन्होंने ये जो वर्ब है इसको चेंज कर दिया गया, तो उसको हमें चेंज नहीं करना है। द बटलर टोल्ड द मैन दैट देयर इज़ अ लेडी, यहाँ पे इसको चेंज नहीं किया गया है तो ये नहीं होगा। द बटलर टोल्ड द मैन दैट देयर हैड बीन, यहाँ पे इन्होंने जब प्रेजेंट का पास्ट में जाता है, अगर पास्ट में दिया होता तो हम पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करते, तो यहाँ पे हैड बीन का नीड ही नहीं है अभी। तो दिस वन इज़ द सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो कंसेंटियस का यही होगा, दिस वन इज़ द करेक्ट स्पेलिंग, है ना। ये तो आपको इतना अंडरस्टूड ही है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। डिस्पैरेजिंग, डिस्पैरेजिंग मतलब होता है किसी का क्रिटिसाइज़ करना किसी वे में, किसी पर्सन को या किसी चीज़ को। डिस्पैरेजिंग क्रिटिसाइज़ करना, अपमानजनक चीज़ें किसी के लिए बोलना, कहना, है ना। वाइबल मीन्स होता है जो वैलिड हो, जो किया जा सके, वो चीज़ होती है, तो ये तो होगा नहीं। ओवर रेट, इसका अपोजिट चाहिए हमको। अपोजिट मतलब डिस्पैरेजिंग मतलब किसी को अपमानजनक या क्रिटिसाइज़ करना, तो उसका ओवर रेट मतलब होता है उसको थोड़ा सा बड़ा चढ़ा कर और चीज़ों को अच्छी तरह से बोलना, उसके लिए कहना। तो दिस वन इज़ द राइट आंसर। एक्यूमेट मतलब होता है किसी चीज़ को इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, तो ये तो होगा नहीं। ब्यूनस एरीज इज़ द सिटीज़ विद द हाइएस्ट नंबर ऑफ बुक स्टोर पर पर्सन इन द वर्ल्ड। अब यहाँ पे पूरा वर्ल्ड का बात किया गया, वर्ल्ड से कंपैरिजन किया जा रहा है, तो बिटवीन दो लोगों के लिए, दो प्लेसेस के लिए यूज़ होता है, तो वो तो होगा नहीं। अक्रॉस नहीं होगा। अक्रॉस हम मतलब कुछ वैसी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, लाइक रिवर हो गया, ओशंस हो गया, या कुछ ब्रिजेस हो गया, लाइक दैट, है ना। तो ये भी नहीं होगा। अब्रॉड होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे पूरा वर्ल्ड की चीज़ों से कंपैरिजन किया जा रहा है। इस एक पर्टिकुलर सिटी को, तो अमंग आएगा। अमंग इज़ यूज्ड टू कंपैरिजन अ थिंग, बहुत सारी चीज़ों से कंपैरिजन करना एक पर्टिकुलर चीज़, ठीक है। सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड इज़ इम्पोलाइट। इम्पोलाइट मतलब जो रूड वे में, है ना, पोलाइटली नहीं, मतलब उसका हिंदी सेंटेंस मेरे को याद नहीं आ रहा वर्ड अभी। इम्पोलाइट का होगा सिनोनिम इज़ रूड, रूडली बात करना किसी से, तो दिस इज़ द करेक्ट सिनोनिम। Select the meaning of the given idiom. Children should be seen, not heard. इसका हमें करेक्ट idiom बताना है। Children should not speak in the presence of adults. मतलब जब बड़े बात कर रहे हों तो उनके सामने बच्चों को नहीं बोलना चाहिए, सुनना चाहिए बात को। तो दिस इज़ द राइट वन। In the below questions, sentence has been given in direct and indirect speech. Out of the 4 alternatives suggested, select the one which best expresses the same sentence. तो देखते हैं इसको। Will that fits your theory about the friend who supplied the gun? Doesn't it? Said Grant. डजेंट इट क्वेश्चन मार्क लगाया, दैट मीन्स इफ़ या वैदर हमें यूज़ करना होगा। जब क्वेश्चन मार्क के फॉर्म में चीज़ें पूछी जाती हैं तो इफ़ या वैदर वहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो ग्रांट आस्क्ड, ग्रांट सेड का हो जाएगा आस्क्ड, क्योंकि क्वेश्चन फॉर्म में है। वैदर दैट फिट्स का फिटेड हो जाएगा पास्ट फॉर्म। माई थ्योरी, योर थ्योरी का हो जाएगा इसमें माई थ्योरी अबाउट द फ्रेंड हु हैड सप्लाइड द गन।
सप्लाइड इज़ ये पास्ट में दिया हुआ तो इसको हमने यहाँ पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट किया गया है, तो दिस इज़ द राइट वन। बाकी नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे ये सैड सैड है तो यहाँ पे आज होना चाहिए था, तो ये दोनों तो वैसे भी नहीं होंगे। और ना यहाँ पे इफ़ या वेदर कुछ भी यूज़ नहीं किया गया। इसमें ग्रांड आस्क्ड इफ़ दैट फिटेड माई थ्योरी अबाउट द फ्रेंड हु सप्लाइड द गन। यहाँ पे मिसप्लेस की गई हैं चीज़ें, प्रॉपर अरेंज नहीं है। इफ़ दैट के बाद यहाँ पे ये चीज़ें, तो ये भी नहीं होगा, है ना। दिस वन इज़ द राइट वन। Find the most appropriate option for the given blank space which can make the sentence grammatically correct. I am perfectly capable dash looking after myself. Thank you. मैं खुद का ध्यान बहुत अच्छे से रख सकता हूँ, मैं कैपेबल हूँ, है ना, अपना ध्यान रखने में। तो इसका केपेबल के साथ हमेशा ऑफ आता है। आई एम परफेक्टली केपेबल ऑफ लुकिंग आफ्टर माई सेल्फ, थैंक यू। Find the most appropriate option for the given blank space which can make the sentence grammatically correct. He smoothed his hair and drank dash from his water glass. He smoothed his hair and drank. यहाँ पे ये वर्ब फॉर्म दी हुई है। वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए हमेशा क्या होगा, एडवर्ब यूज़ होगा। तो एडवर्ब क्या है यहाँ पे, ग्रीडली, इवेंचुअल नहीं है, ये आपका एडजेक्टिव है तो ये नहीं होगा। ये भी एडजेक्टिव है, ये नहीं होगा। वर्बली तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा है इसका, है ना। तो यहाँ पे ग्रीडली इज़ द राइट आंसर। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। टू प्ले डक्स एंड ड्रैक्स, मतलब कोई चीज़ रेकलेसली, रेकलेस मतलब होता है लापरवाह तरीके से करना। टू यूज़ रेकलेसली, टू प्ले डक्स एंड ड्रैक्स मतलब टू यूज़ समथिंग और समवन रेकलेसली मतलब बहुत लापरवाह तरीके से। In the below question, a sentence is given with one part bracketed. Select the option that provides the correct answer. I am sorry, I let you off when you needed me. अब यहाँ पे सॉरी किया जा रहा है, मतलब अपोलोजाइज कर रहा है वो किसी चीज़ के लिए, किसी मिस्टेक के लिए। दैट मीन्स जो उसने नहीं किया या उसको करना था, कुछ उस सेंस में बात आ रही है। तो आई एम सॉरी आई लेट यू ऑफ। लेट यू ऑफ का मतलब होता है टू पनिश समवन लाइटली, कुछ लाइट वे में किसी को पनिशमेंट देना। तो यहाँ पे तो ये आएगा नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी सॉरी बोल रहा है ना, तो लेट यू ऑफ नहीं आएगा। लेट यू इन मीन्स अलाउ करना किसी सेंस में, तो वो भी नहीं आएगा। नो इम्प्रूवमेंट होगा नहीं। यहाँ पे आएगा आई एम सॉरी आई लेट यू डाउन व्हेन यू नीडेड मी। लेट यू डाउन यूज़ किया जाता है कि किसी के भरोसे पे खरे ना उतरना, मतलब जब तुमको मेरी ज़रूरत थी उस टाइम मैं नहीं था या मैं अवेलेबल नहीं हो पाया, तो उसके लिए मुझे माफ़ करना। तो लेट यू डाउन उस सेंस में यूज़ किया जाता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। यहाँ पे हमें PQRS फॉर्म में सेंटेंस दिए गए हैं, हमें उससे अरेंज करना है एक मीनिंगफुल सेंटेंस में, पैराग्राफ में, है ना। तो देखते हैं पहले कहाँ से स्टार्ट किया जा सकता है। इफ़ वी डिस्कार्ड द मेंटल मॉडल दैट हैज़ लॉन्ग क्लासिफाइड जॉब्स एज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, अभी इसको हम कंसिडर नहीं कर रहे। एंड लुक एट द वर्क अफ्रेश, वी ऑब्जर्व दैट जॉब्स वेरी अलॉन्ग टू फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक। अब यहाँ पे एंड से तो कोई चीज़ हम स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, पहले हमें किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए इंट्रो ज़रूरी है। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे एग्जाम्पल दिया जा रहा है, तो एग्जाम्पल से हम कोई चीज़ स्टार्ट नहीं किया जा सकते हैं। द लेवल ऑफ इनकम, यहाँ पे द जो है डेफिनेट आर्टिकल यूज़ किया गया है वो किसी चीज़ को शो करने के लिए। तो हम किस बारे में, द कैसे, द वो पर्टिकुलर चीज़ जो एक बार हम डिस्क्राइब कर चुके हैं उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो अभी हम यहाँ से भी इंट्रो नहीं स्टार्ट कर सकते, तो हमारा जो फर्स्ट होगा वो P ही होगा। इफ़ वी डिस्कार्ड द मेंटल मॉडल दैट हैज़ लॉन्ग क्लासिफाइड जॉब्स एज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, दो जॉब्स के बारे में बात किया गया है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। नेक्स्ट है एंड लुक एट वर्क अफ्रेश, वी ऑब्जर्व दैट जॉब्स वेरी अलॉन्ग टू फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर उसके जो फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है। तो वहाँ पे क्या क्या है, उसमें दो कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आएगा, द लेवल ऑफ इनकम दे जनरेट एंड द वोलेटिलिटी ऑफ हिज इनकम, है ना। ये दो चीज़ कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। लास्ट एग्जांपल देगा वो, फॉर इंस्टेंस अ ग्राफिक डिज़ाइनर कुड अर्न टेंस ऑफ लैक्स ऑफ रुपीज़ अ ईयर बट गो विदाउट इनकम फॉर सेवरल मंथ्स एट अ स्ट्रैच। तो ये PQSR इज़ द राइट वन।
दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ अवर दिस सीरीज़। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट सीरीज़ में कवर करेंगे डेली, और होप आपको पसंद आएगा, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और कुछ मुझसे मिस्टेक हुआ तो उसके लिए आप प्लीज़ उसको कंसिडर करें। पहला वीडियो है मेरा, तो सपोर्ट करें। मैं कोशिश करूँगी आपको बेस्ट तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन करने की। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ सेंटेंस हैज़ बीन गिवन इन एक्टिव पैसिव आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सजेस्टेड। तो हमें पता करना है कि सेंटेंस किस फॉर्म में दिया है, एक्टिव या पैसिव। तो द वेडिंग इनविटेशन कार्ड विल बी सेंट। अब देखिए यहाँ पे विल के बाद बी आ गया और थर्ड फॉर्म आ गई, मतलब ये किस में दिया हुआ है, पैसिव में दिया हुआ है। पैसिव में दिया हुआ है टू सोनाली बाय करण टुडे। अब हम इसको हमको एक्टिव में कन्वर्ट करना है, तो पहले हम उठाएंगे ऑब्जेक्ट करण, फिर जो उठाएंगे वर्ब। करण जिस फॉर्म में दी है, एक्टिव पैसिव में ये रहता है कि वर्ब की फॉर्म हम चेंज नहीं करते हैं, जिस फॉर्म में हमें दिया रहेगा उसी फॉर्म में हम वर्ब को यूज़ करेंगे। जैसे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हम वर्ब का फॉर्म पास्ट में ले जाते हैं, है ना, जिस फॉर्म में दिया उसका पास्ट में कन्वर्ट करते हैं। बट यहाँ पे मेन चीज़ ध्यान रखने वाली ये है कि हम कभी भी वर्ब का फॉर्म चेंज नहीं करते हैं। तो करण विल का हमने विल ही लिखा, और सेंड है ना, यहाँ पे विल सेंड द वेडिंग, ऑब्जेक्ट उठाया, द वेडिंग इन्विटेशन कार्ड टू सोनाली टुडे। जो भी टाइमिंग्स होती हैं, टुडे, यस्टरडे, टुमारो, उसको हम लास्ट में पुट करते हैं। पहले हमारा जो मेन सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट पुट किया, दैन फिर बाकी जो भी टाइम रिलेटेड चीज़ होती हैं, यस्टरडे, टुमारो, टुडे, नाउ, ये सब लास्ट में पुट करते हैं। तो दिस इज़ द राइट वन। बाकी क्यों नहीं होंगे, देखिए इसमें ये पैसिव का पैसिव दिया हुआ है, विल बी सेंट है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये तो होगा ही नहीं। बी के साथ थर्ड फॉर्म आ रहा है, मतलब वो पैसिव है, तो वो तो हमको एक्टिव में कन्वर्ट करना है, तो वो तो होगा ही नहीं। इसमें भी है, यहाँ पे ये कंटिन्यूस में डाल दिया है इन्होंने, करण वुड हैव, तो यहाँ पे वर्ब चेंज नहीं होगी, तो ये वाला नहीं हो गया। सो ये हमने आज कवर किया है इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।